नमस्कार। आज हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं एक्सरेज का। तो एक्सरेज के से पहले वाले पार्ट में आपने दो चीज़ें देखी कि कैसे हम एक्सरे को बनाते हैं, एक्सरे कैसे जनरेट की जाती हैं, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई थी, उनको एक्सरेज क्यों कहते हैं, बिकॉज अननोन थी शुरू में उनकी प्रॉपर्टीज़। लेटर ऑन हमने देखा कि कैसे हम हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे को वेवलेंथ के बेसिस पर बांटते हैं। फिर हमने उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में बातें की थी, मॉडर्न एप्लीकेशंस और पॉसिबल एप्लीकेशन। और कुल मिला के हमने ये एक डेवलपमेंट करा था आइडिया का कि एक्सरे एक सच में बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और जो बहुत तरह से आगे भी साइंस को सपोर्ट करेगी। उसके बाद फिर हमारी बात अगली चली थी कि भाई जो एक्सरे मशीन से एक्सरे निकल रही है उसकी वेवलेंथ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हाई एनर्जी की एक्सरे चाहिए किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, तो हम क्या करेंगे। हमें थोड़ा सा लार्जर वेवलेंथ की चाहिए, तो हम क्या करेंगे। तो यानी कि हम एक्सरे की जो वेवलेंथ है इनके वेरिएशंस और इनकी कितने वेवलेंथ की इंटेंसिटी कितनी निकल रही है, क्या हमेशा एक ही वेवलेंथ की एक्सरे निकलेगी, ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं। जब इस बात को शुरू करते हैं तो हम दो तरह के एक्सरेज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक होता है कॉन्टीन्यूअस एक्सरे और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इवन उनके जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो हम कॉन्टीन्यूअस एक्सरे या कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम ये दोनों को मिला करके बात करेंगे, क्योंकि ऐसे दोनों बहुत अलग चीज़ें नहीं हैं, सो दैट कि आपके पास एक डेवलपमेंट आए, आइडिया का डेवलपमेंट हो। सबसे पहले हम समझते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में। देखिए बात क्या चीज़ होती है, आपके पास एक कूलिज ट्यूब है, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी, एक कूलिज ट्यूब होती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ फोकसिंग स्लिट्स होती हैं, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल लगा होता है, यहाँ पर एक टारगेट होता है इस तरह से। तो बेसिकली इस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है इस एनर्जी सोर्स की वजह से। तो हमें मालूम है कि अगर E चार्ज है और उसको हम V पोटेंशियल में रख रहे हैं तो कितनी एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा, वो E टाइम V एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चला और यहाँ जाके वो अल्टीमेटली उसकी यात्रा ख़त्म हुई, तो इस पूरी जर्नी के दौरान उसको V का पोटेंशियल डिफरेंस दिखा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो यहाँ से बहुत तेज़ी से निकला। कितनी स्पीड से निकलेगा, कितनी तेज़ी से निकलेगा, कितनी एनर्जी से जाएगा, वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा V है। तो अगर आपने V 20 वोल्ट रखा है या 200 वोल्ट रखा है या 2000 वोल्ट रखा है या 20,000 वोल्ट रखा है, तो आप देख सकते हो जैसे से आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे जो उसकी इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉन का जो शूट होगा वो और हायर एनर्जी के साथ में होगा। ओके फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और टारगेट्स टकराएगा तो टारगेट के अंदर क्या हो रहा होगा, टारगेट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का हाल क्या होगा। हमने कहा भाई हमारे इलेक्ट्रॉन गए टारगेट के अंदर इंसर्ट हो गए और उन्होंने अपनी एनर्जी टारगेट को ट्रांसफ़र कर दी, हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई और कुछ एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो गई। जनरली हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हाई स्पीड के साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से टारगेट गर्म हो जाता है, जिसको पिघलने से बचाने के लिए, उसकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पानी का फ्लो करते रहते हैं। एक तो वो हो गया, और फिर दूसरा जो है वो एक्सरे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर एनर्जी होती है, उसके फॉर्म में हमको मिल गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, माइक्रोस्कोपिकली कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड हमको उस क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर करना है। तो जरा देखते हैं कैसे होता है। तो पहले हम इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो कंटिन्यूअस एक्सरे जनरेट होते हैं या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके पीछे एक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एक नाम है, लेट मी जस्ट राइट द स्पेलिंग ऑफ दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेमस्ट्रोलन। सो इसको कैसे लिखते हैं, लेट मी जस्ट चेक, BREMSTRAHLUNG। दिस इज द जर्मन नेम ऑफ दैट प्रोसेस जिसकी वजह से कंटिन्यूअस एक्सरे जनरेट होते हैं। दिस इज
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ब्रह्मस्ट्रलंग इसको कहा जाता है, ब्रह्मस्ट्रलंग समथिंग लाइक दैट। तो ये एक जर्मन नेम है जिसका कि एक मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग रेडिएशन। नाउ ब्रेकिंग मीन्स नॉट द ब्रेकिंग मतलब वेलोसिटी का, जैसे आप ब्रेक लगाते हो ना तो आप वेलोसिटी कंटिन्यूटी को तोड़ते हो। तो ये ब्रेकिंग रेडिएशन मतलब ये होता है जब कोई हमारा चार्ज पार्टिकल है अचानक से उसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है, मतलब वो रफ्तार से आ रहा था और कहीं उसका धीमा हुआ थोड़ा सा, से ब्रेक लगा देते हैं आप बाइक में, तो आप जब बाइक ब्रेक लगाते हैं तो आप उसे डिसलरेशन कहते हैं ना, मंदन जिसको आप कहते हैं। तो अगर उस तरह की कोई घटना हुई, रेडिएशन ने कोई ब्रेकिंग ली, किसी तरह का स्टॉपेज डिसलरेशन हुआ, तो उस दौरान उसकी जो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि वो रुक रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो उसकी एनर्जी की जो लॉस हो रहा होगा, दैट लॉस इज that change in acceleration, negative change in acceleration, that loss is appear in the form of the X-rays। तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि एक चार्ज रेडिएशन को चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन को चेंज हमको दिखाना होगा कि कैसे उसमें डिसलरेशन हुआ, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस एक्चुअल में कन्वर्जन हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी से निकल करके वो एक्सरे के फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ मैक्सवेल लॉ जहाँ जो कहता है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो रेडिएशन को एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझे, मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है, क्योंकि हम टंगस्टन जैसा एक हैवी एलिमेंट ले रहे हैं। टंगस्टन का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी हैवी है, बिकॉज इट्स अ हैवी एलिमेंट, हैवी मेटल है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, यानी इसका अपना खुद का एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और चाहे आप टंगस्टन लो, मॉलिब्डेनियम लो, उनके चारों तरफ इस तरह से बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनमें अरेंज हैं। इट्स अ हैवी एटम। नाउ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है इस तरह से, और सोचें कि वो इस तरह से जा रहा है। सपोज वो रास्ते में किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं ले रहा है, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है टारगेट्स की तरफ, इस फिलामेंट से निकल करके जो यहाँ जा रहा है, वो अभी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया, लेकिन जब वो गुजरेगा यहाँ से तो वो ये जो न्यूक्लियस है इसके अट्रैक्टिव पावर को महसूस करेगा, लेकिन इसकी भी काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, चूँकि आपने वी पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट कर रखा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा डिसलेट होगा और थोड़ा सा इसका पाथ चेंज हो जाएगा। ओरिजिनली जो सीधे जा रहा था वो इस अट्रैक्शन की वजह से रास्ते से डेविएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, और इसका मतलब है यहाँ पर उसमें डिसलरेशन हो रहा होगा, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके एक फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो इस यहाँ की जो एनर्जी है, अगर हम कहें यहाँ एनर्जी EI है और यहाँ एनर्जी EF है, तो आप क्या करेंगे, EI माइनस EF निकालोगे तो वो जो एनर्जी होगी वो एक फोटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फोटोन की फ्रिक्वेंसी न्यू होगी। आपको मालूम है दिस इज C बाई लेमडा, तो इस तरह से इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक लेमडा लिख सकते हैं HC बाई EI माइनस EF। तो इन इलेक्ट्रॉन की यहाँ की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की यहाँ की एनर्जी का डिफरेंस ले लीजिए, उस डिफरेंस को आप H से डिवाइड करेंगे तो आपको एक वेवलेंथ मिल जाएगी, और ये वेवलेंथ जो होगी वो अगर 1 से 10 एंगस्ट्रॉम की रेंज में है, तो इसका मतलब ये जो एक्सरे निकली है, ये जो फोटोन एक्सरे का फोटोन है, ये आपका हार्ड एक्सरे होगा, अगर 10 से 100 के बीच में है तो ये सॉफ्ट एक्सरे होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन इतने पास से गुजरे, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो थोड़ा दूर से गुजरा, जब दूर से गुजरा है तो कम अट्रैक्शन होगा, तो इसके रास्ते में थोड़ा सा ही डेविएशन होगा, थोड़ा डेविएशन होगा तो आपके पास लेसर एनर्जी का एक्सरे निकलेगा, तो उसकी वेवलेंथ पहले केस से इसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज इसकी एनर्जी डिफरेंस जो है फाइनल और इनिशियल कम है। एक इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा और दूर से निकला है वो और भी थोड़ा ही डेविएट होगा, तो उस हिसाब से उसकी वेवलेंथ भी और भी अलग हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी की अगर हम बात सोचें, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन गया हो और सीधे न्यूक्लियस से टकरा गया हो, और न्यूक्लियस टकरा करके उसने अपनी सारी एनर्जी लॉस कर दी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन टकराया होगा तो इसने क्या किया होगा, जितनी एनर्जी है उस एनर्जी का उसने एक फोटोन बाहर फेंका होगा,
अभी क्या हो रहा था, यानी इसके लिए क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए EF 0 हो चुका है, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डायरेक्ट टकरा चुका है और अपनी सारी एनर्जी लॉस कर चुका है। तो EF 0 है, तो अगर यहाँ पर EF 0 कर दोगे तो ये मैक्सिमम, यानी जितनी इनिशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी इनिशियल एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो गई है। तो जो ये बहुत ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है EI बहुत ज़्यादा, जो कि EF कम हो चुका है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यानी कि हम ये पाएंगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि उस न्यूक्लियस से जाके सीधे टकरा करके अपनी एनर्जी लॉस कर चुके हैं, उनकी वजह से hc/λ मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन हमको मिलेगा। तो आप जब ये कंटिन्यूस एक्सरे देख रहे होगे तो आपके पास एक ऐसी वेवलेंथ की लिमिट होगी जो सबसे कम होगी, मतलब एक सबसे कम वैल्यू का वहाँ पर एक एक्सरे निकल रहा होगा फोटोन। उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन जो कि सीधे नहीं टकरा रहे हैं, थोड़ा पास से गुजरे, थोड़ा और दूर से, थोड़ा और दूर से, उनकी वेवलेंथ थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो एक मिनिमम लिमिट सेट होगी इस वाली घटना के हिसाब से, और उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेवलेंथ की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि मोस्टली, मतलब ये जो स्पेक्ट्रा है ये एक मिनिमम वैल्यू से शुरू हो रहा है, लैम्डा मिनिमम से, और उसके बाद किसी हायर वेवलेंथ तक जा रहा है, और इसी बीच में हमारे पास कुछ ऐसी वेवलेंथ होगी जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो हमको क्या बनाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो आई होप आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि जो ब्रोमस्ट्रोलिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है। इसमें इस तरह से रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका डिसलरेशन हो रहा है, उसका जो एनर्जी है वो एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज लैम्डा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इस तरह का ये एक एक्सरे हुआ। अब देखो यहाँ पर ये शुरू हो रहा है लैम्डा मिनिमम, एक किसी वोल्टेज V पर आपने देखा, तो इस लॉजिक के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अपनी एनर्जी लॉस कर रहे होंगे उनकी वजह से कि मिनिमम वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन निकला होगा जिसकी वैल्यू लैम्डा मिनिमम है। उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर से जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ थोड़ा बढ़ गई, तो ये हो गए, इनकी संख्या इतनी है। फिर थोड़ा और दूर से जा रहे हैं, इतनी है। तो हम देख रहे हैं कि एक कोई वेवलेंथ के ऐसा आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज है जिसपे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के एक्सरे हैं। मतलब ये कोई फोटोन इस न्यूक्लियस से बहुत दूर और बहुत पास के बीच के कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एटम है। अब इसमें सोचो, एक एटम यहाँ है, न्यूक्लियस है, एक एटम है, फिर उसके बाद भी यहाँ एटम है, फिर उसके पास भी यहाँ एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है, इधर भी एटम है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इससे डेविएट हुआ, इससे डेविएट हुआ, यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ हुआ, इसके पास गया, इससे डेविएट हुआ, फिर यहाँ मान लो कोई ऐसे डेविएट हुआ, यहाँ कोई न्यूक्लियस है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है टारगेट के अंदर तो इस तरह से कई सारे एटमों के इन्फ्लुएंस से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर से एक एक्सरे निकला जिसकी वेवलेंथ कुछ और है, यहाँ से एक एक्सरे निकला जिसकी वेवलेंथ कुछ और है, यहाँ एक्सरे निकला कुछ और है। तो इसका मतलब है हमें सभी तरह की वेवलेंथ यहाँ मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ यहाँ हो रहा होगा। तो कोई वेवलेंथ इस वैल्यू को बिलोंग करेगा, तो हो सकता है यहाँ वाली वैल्यू इसको बिलोंग करे, हो सकता है यहाँ वाली वैल्यू इसको बिलोंग करे। तो इस तरह से हम कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रा क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत डेंस है और इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो कई टारगेट एटमों के इन्फ्लुएंस में आकर के वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। एक तरह से कह लो कोलिजन तरह का हो रहा होता है, इसीलिए हमारे पास एक कॉन्टीन्यूअस एक्सरे आती है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी EV, और वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, H न्यू में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का फोटोन यहाँ से निकलेगा। और हमें मालूम है यहाँ पर सिंस न्यू मैक्स इज इक्वल टू C/λ मिनिमम, तो हम लिख सकते हैं EV बराबर hc/λ मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम बराबर hc/EV। तो यहाँ पर अगर हम सबको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 12400/V एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम एक फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं
12 इस तरह का, तो ये जो HCV ये सब कुछ इनके वैल्यू रख दोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे, सॉरी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, मतलब फिलामेंट और टारगेट के बीच में आपने वोल्टेज को 20 से 40 हज़ार किलो वोल्ट कर दिया, तो जैसे ये बढ़ेगा लैम्डा मिनिमम भी कम हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम कम होने का मतलब है अगर ये V1 था, आपने V2 बढ़ा दिया, तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ग्राफ ऐसे शुरू हो जाएगा। देखो लैम्डा मिनिमम अब कम हो गया, V बढ़ा तो लैम्डा मिनिमम कम हो गया, मतलब और कम वेवलेंथ का एक्सरे यहाँ से निकल रहा है। तो हो सकता है ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो आपके पास पहले यहाँ 4 एंगस्ट्रॉम का एक्सरे निकल रहा था जब V की वैल्यू मान लो 10,000 वोल्ट थी, और अब 2 एंगस्ट्रॉम का निकला जब आपने इसकी वैल्यू 20,000 वोल्ट कर दी। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सोच रहे हैं। तो हायर एंड हायर वोल्टेज आप अप्लाई करोगे एक्सेलरेट होने के लिए, और हायर एंड हायर ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा एरिया वाइज बढ़ेगा। एरिया वाइज बढ़ने का मतलब मोर एंड मोर एक्सरे वहाँ निकल रही है, और साथ ही साथ मोर स्ट्रॉन्ग मोर हार्ड एक्सरे भी यहाँ से निकले। लैम्डा मिनिमम शिफ्ट होने का मतलब है अब और कम वेवलेंथ की, कम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर की या ज़्यादा एनर्जी की एक्सरे फोटोन निकल रहे हैं। अब एक चीज़ और होता है, हमने जब पीछे कंटिन्यूअस एक्सरे की बात हम जब कर रहे थे तो हमने एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दी थी कि इलेक्ट्रॉनों की एटम के इलेक्ट्रॉनों से कोई टक्कर नहीं हो रही है। मतलब जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहाँ ऐसे इस तरह से हमारे ऑर्बिट हैं इस टारगेट एटम के, ये इसका K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, N शेल है, इनके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 4 5 6 7 8 हैं, और फिर 18 हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मान लो इस तरह से, और ऐसे बने हैं। सपोज इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से बचते हुए इससे टकरा गया, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये आकर के, हालांकि घटना रेयर होगी बट हम मान लें ऐसा हुआ, तो जब होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये तो इस तरह से निकल के चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल के चला जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर एक खाली जगह हो जाएगी। तो जो K शेल है जो कि मूल रूप से भरा होना चाहिए, नाउ इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आकर के वो खाली हो गई। अब एटम तो स्टेबिलिटी पे असर पड़ेगा, तो तुरंत क्या होगा, यहाँ ऊपर का L शेल के जो इलेक्ट्रॉन है दे विल ट्राई टू जंप टू फिल दिस पोजीशन। और हमें मालूम है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो क्या होता है, वहाँ से एक फोटोन निकलता है, और यहाँ इस केस में जो फोटोन होगा वो एक्सरे फ्रिक्वेंसी का होगा, क्योंकि इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो एक्सरे वेवलेंथ को जनरेट करेगा। अच्छा, आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई K का L का ना जंप करे, हो सकता है M का जंप करे, बिल्कुल हो सकता है M का जंप हो सकता है N का जंप करे। तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ कि K शेल में एक इलेक्ट्रॉन टक्कर खा के बाहर चला गया, खाली हो गया K शेल। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन L से भी जंप कर सकता है, मान लो नहीं कुछ क्वांटम सिचुएशन बनी तो M का जंप किया, नहीं बनी N का जंप किया, या और भी किसी हायर का जंप किया। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा तो L की होती है, फिर M, फिर N की। तो अगर हमारा जो K शेल है, जैसे ये K शेल है, इसको हम दिखाएं, K शेल में खाली जगह बची है, अगर कुछ L से जंप करता है तो यहाँ एक्सरे निकलेगा, जिस एक्सरे को हम नाम देंगे K अल्फ़ा, इसका नाम है K अल्फ़ा फोटोन। अगर M से, ये L से, अगर M से कूदेगा तो हम इसका नाम देंगे K बीटा, N से कूदेगा तो हम इसका नाम देंगे K गामा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे अल्फ़ा बीटा गामा हम कैसे नाम दे रहे हैं कि K से जस्ट पहले वाले सेल से कोई इलेक्ट्रॉन आया तो जो फोटोन निकला, हायर से लोअर में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस वजह से दैट इज़ द K अल्फ़ा। सेकेंड वाले यानी M से कूदा K बीटा, थर्ड से K गामा, एंड K गामा इज़ द मैक्स, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटली हम वहाँ तक ऑब्जर्व किए हैं। चलो एक और सिचुएशन सोचते हैं। मान लो आपका टक्कर हुआ, L का एटम L का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, सपोज L से गायब हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लो, ये हाई, ये एनर्जी है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप नहीं करेगा,
क्योंकि लोअर स्टेट में है तो उसको अपर में जाने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए, लेकिन बाहर से यहाँ ये एक हायर एनर्जी स्टेट है, L से हायर M है, तो M से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो कहाँ जंप करेगा? L में। तो अगर L वाले शेल में इलेक्ट्रॉन M से जंप करेगा तो जो फोटोन निकलेगा उसे कहेंगे L अल्फा सीरीज के फोटोन। अगर N से जाएगा तो इसे कहा जाएगा L बीटा सीरीज के, और इसके बाद वाली अगर ऑर्बिट है उनसे जंप कर रहा है तो L अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जब ये घटना ऐसा नहीं बहुत कॉमन होती है, बट जब भी होगी और होने की संभावना है, और संभावना बढ़नी शुरू हो जाती है अगर हम अपना वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने मान लीजिए 30 किलो वोल्ट वोल्टेज बढ़ा दिया, तो पहली बात तो 30 किलो वोल्ट बढ़ाने की वजह से क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला है लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी बाई वी ई वी, ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से v आपने बढ़ा दिया तो लेमडा मिनिमम कम होगा, तो लेमडा मिनिमम कम हो गया और ग्राफ आपका ऐसा बढ़ रहा है। लेकिन इतनी हाई एनर्जी पर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पा चुका है कि ये K या L जैसे इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों को भी टक्कर मार के निकाल सकता है। जब टक्कर मार के निकालेगा तो जो नॉर्मल तरीका है फोटोन के निकलने का, नॉर्मल तरीका क्या है फोटोन निकलने का, कि फोटोन जा रहा है, धीमा पड़ा, एक्सरे फेंका, फिर थोड़ा धीमा पड़ा, एक्सरे फेंका। लेकिन यहाँ पर जब उसने एकदम टक्कर मारी तो क्या होगा, मानो टक्कर हुई तो उस टक्कर को करेस्पॉन्ड करता हुआ एक हाई इंटेंसिटी का एक फोटोन निकला, या कुछ फोटोन निकले उस टक्कर की वजह से। और मान लो ये K अल्फा सीरीज का है, ये अल्फा का मतलब है कि K का इलेक्ट्रॉन निकला है, L ने उसको कैप्चर कर लिया और एक इंस्टेंट फोटोन निकाला, तो एक पीक यहाँ पे मिल गई। ऐसे ही इस तरह से एक पीक मिली, इस तरह से एक पीक मिली, यहाँ पीक मिली, यहाँ पीक मिली, इस तरह से। तो आप ये पाओगे, आप यहाँ पे ये पाओगे कि जब आप थोड़ा सा हायर वोल्टेज पे चले जाते हो तो आपको इस तरह की कुछ पीक मिलती है। इन पीक की पोजीशन, खास बात क्या होती है, जो पीक की पोजीशन होती है मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। मतलब आपने अगर 30 किलो वोल्ट का पोटेंशियल रखा और 30 किलो वोल्ट के पोटेंशियल रखने पर आपने अगर कॉपर का टारगेट लिया है, तो 30 किलो वोल्ट पे कॉपर के टारगेट पे जब भी आप एक्सरे देखोगे तो आपको इसी तरह की स्पाइक दिखाई पड़ेंगे, उनकी यही पोजीशन होगी। मान लीजिए आपने इसकी जगह पे टंगस्टन यूज कर लिया, अगर टंगस्टन यूज कर लिया तो उसकी स्पाइक जो है वो अलग जगह पे होंगी, उनकी स्पाइक कॉपर से मैच नहीं करेगी। इट इज़ वेरी मच लाइक आवर फिंगरप्रिंट, इट इज़ वेरी मच लाइक आवर DNA। जैसे हमारा DNA है वो यूनिक होता है, हम सब इंसानों क्या सभी जीवों का DNA यूनिक होता है, रिपीट नहीं होता है। या हम बहुत ज़्यादा ना जाएं, फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट हमारे काफ़ी हद तक यूनिक होते हैं। तो जैसे अगर कॉपर का फिंगरप्रिंट है तो कॉपर का ये स्पेक्ट्रम प्रिंट आप कह दो, एक ख़ास तरह की स्पाइक होंगी। अगर हम मोलिब्डेनियम लेते हैं उसकी अलग स्पाइक होंगी। इस तरह से जो स्पाइक निकलती है K अल्फ़ा K बीटा L अल्फ़ा L बीटा, जो लाइंस होती हैं ये पर्टिकुलर मटेरियल की गुण होते हैं, यानी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। इसी वजह से इस तरह के स्पेक्ट्रम जो होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, बिकॉज दिस एक्सरे स्पेक्ट्रम represented the characteristic property, the basic property of the target material. This is the case. Okay, so this is about the X-rays, continuous X-ray and characteristic X-ray. So ये मुझे आज complete करना था. So I have finished this. This is a 2-part series for the X-rays. और ठीक है, अगले लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. So have a nice day, take care and bye bye.